तो हेलो गाइस, माउंट साइडर के एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया हमारे लाइफ का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। हमारे फ्रेंडशिप्स, हमारे रिलेशनशिप्स, न जाने कितनी सारी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर से शुरू होती हैं एंड वहीं पर ही कभी कभार खत्म भी हो जाती हैं। एंड रिपोर्ट्स की माने तो आजकल हर थर्ड रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड सोशल मीडिया की वजह से ही बन रही है लोगों के अंदर। बट सोशल मीडिया की एक बहुत ही बड़ी सारी प्रॉब्लम है कि हमें वो असली चेहरा देखने को नहीं मिलता जो कि वो लोग असली में है। हमें सिर्फ वो चीजें देखने को मिलती हैं जो वो लोग हमें दिखाना चाहते हैं। एंड इनमें से कभी कभार कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं जिनसे मिलने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि आपको कभी इनसे नहीं मिलना चाहिए था। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी स्टोरी कवर करेंगे जो एक ऐसी डेटिंग स्टोरी है जिसको सुनने के बाद में अगर आप किसी के साथ में भी मैच होते हो, किसी के साथ में भी आपका फाउंड होता है पार्टनर, तो आप हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद उनका बैकग्राउंड ज्यादा अच्छे से चेक करोगे बिफोर गोइंग आउट विद देम। टिंडर के बारे में वी ऑल नो, ये लार्जेस्ट डेटिंग वेबसाइट्स में से एक है एंड वर्ल्ड वाइड 75 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स टिंडर को यूज करते हैं। एंड हर दिन 1.6 बिलियन स्वाइप्स यहाँ पर हर रोज करे जाते हैं इस उम्मीद में कि वो अपने नए पार्टनर या नए दोस्त से जल्दी मिल पाएंगे। इसी ऐप की एक यूजर थी जिनका नाम था एशलीन ब्लैक। एशलीन एक ऐसी 25 साल की लड़की थी जिसको विंटेज आइटम्स का बहुत ज्यादा शौक था। उसे विंटेज शॉप्स में जाना बहुत ज्यादा पसंद था, उसे कैंपिंग वगैरह करना काफी पसंद था, उसे म्यूजिक सुनना काफी ज्यादा पसंद था। एशलीन यूटा की रहने वाली थी एंड यूटा के अंदर ही वो एक ऐसी जगह में काम करती होती थी जहां पर वो यंग बच्चों की देखभाल वगैरह करा करती होती थी। वो वाले बच्चे जो कि डेवलपमेंटल एंड एजुकेशनल चैलेंजेस को फेस करते रहते थे। एंड उन बच्चों की फैमिली के अकॉर्डिंग एशलीन उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी, हमेशा उनके साथ में खड़ी रहती थी, उन पर एक आंच भी आने नहीं देती थी। एंड जो बच्चे जो बिल्कुल खुद की आवाज नहीं बन पाते थे, एशलीन उनके लिए उनकी आवाज भी बनती थी। दैट्स हाउ प्राउड शी वॉज ऑफ हर वर्क। एशलीन का जो नेचर था, एशलीन का जो कैरेक्टर था, उसके ऊपर ये सूट भी करती थी जॉब काफी ज्यादा, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा लविंग नेचर की थी एंड किसी को भी गलत हाल भाव से नहीं देखती थी। वो उसके अंदर कोई बुरे इंटेंशंस भी थे नहीं किसी के लिए। वो एक बहुत ही ज्यादा प्योर सोल थी इस धरती के लिए। एशलीन तो खुद एक बच्चा अडॉप्ट करके एक मदर बनना चाहती होती थी, लेकिन उसके काम की वजह से वो ये चीज कर नहीं पा रही थी बिकॉज वो उसको ये डर था कि वो टाइम कैसे देगी अपने बच्चे को अगर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया तो उसको। हमें एशलीन की इतनी स्टोरी से ये तो पता चल गया कि वो एक बहुत ज्यादा काइंड टाइप ऑफ पर्सन थी, बहुत ज्यादा पेशेंट थी। एंड एशलीन के बारे में एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा जो कि उसके दोस्त उसको हमेशा बोलते होते थे कि एशलीन की स्माइल भी बहुत ज्यादा प्यारी थी। उसकी स्माइल बहुत इनोसेंट थी, उसका ऑरा ऐसा था कि अगर आप उसके आसपास में बैठे हो तो वो आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करवा देती थी। एशलीन भी एक टिंडर यूजर थी बिकॉज लाइफ पार्टनर किसको नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, राइट। मई 23, 2020 की बात है जब एशलीन भी फ्री टाइम में अपने टिंडर के ऊपर स्वाइप्स कर रही थी एंड फाइनली ईथन हंसेकर नाम के एक पर्सन के साथ में उसका मैच हो जाता है। ईथन हंसेकर 24 साल का एक लड़का था जो कि ऑलरेडी डिवोर्सी था एंड उसका एक लड़का भी था। अभी के टाइम में वो अकेला एक रेंटेड घर के अंदर रह रहा था एंड जब एशलीन के साथ में उसका मैच हुआ तो एशलीन को भी वो पसंद आया एंड एशलीन भी उसको काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। दोनों ने बातें वगैरह करना शुरू कर दिया था एंड दोनों की वाइब्स भी बहुत जल्दी मैच होना शुरू हो गई थी। ये इतना ज्यादा घुल मिल चुके थे अपने आपस में कि ये फाइनली प्लान करते हैं एक डिनर एंड ड्रिंक डेट के बारे में। एंड इनका ये प्लान जब फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है तो अराउंड 9 बजे के आसपास में ईथन एशलीन को पिक करने के लिए आता है एंड ये लोग एक नियर बाय बार के अंदर जाकर अपनी फर्स्ट डेट एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। इन लोकल बार्स के अंदर इन लोगों ने अराउंड 4 घंटे बिताए, लेकिन जब रात के 3:19 कुछ हो गए थे तब कुछ अजीब हो जाता है। He doesn't know who he is still, but that it occurred at that address. My suspect wants us to shoot him. Blood on the floor, looks unconscious, not moving. तो हेलो गाइस, वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रेडिक्टर ऐप के बारे में बताना चाहता हूं। ये जो प्रेडिक्टर है वो यश नाम के मेरे दोस्त ने बनाया है एंड वो ऑनलाइन कसिनो के अंदर एक एक्स डेवलपर भी रह चुका है एंड उसने ये प्रेडिक्टर बनाया है बिकॉज उसे अंदर की काफी सारी बातें पता है एंड इस प्रेडिक्टर को यूज करके यू कैन बिकम रियली रिच। लेट मी शो यू हाउ। Hey guys, how you all doing? So guys, today I'm going to tell you about a predictor with the help of which your chances of winning in every day increase from 10% to 100%. So this predictor is created by me and my team, and I guarantee you guys that this predictor will make you really rich. Let me show you how.
guys, this is the Avatar Predictor. So the interface is really simple. The coefficient comes here, and as you can see on the screen, the exact same coefficient will come. One here, one there. So how easy it is for us to use it. So guys, let's do it again. Now let's play another round, but this time with more money. So guys, this time I'm in 50,000 rupees and you can also do the same. So guys, link to the Predictor is in the description. So hurry up, don't miss this fantastic opportunity. I'm waiting for you all to join the Predictor and play with me. जिस पर्सन ने कॉल किया था वो और कोई नहीं बल्कि ईथन था एंड वो ये बोलता है कि वो एशलिन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो पुलिस वालों को समहाउ ये बोल रहा था कि जब भी वो लोग अभी इसके घर पे आएंगे तो आते ही उसे खत्म कर देना। पुलिस वाले काफी ज्यादा हैरान हो गए थे ये चीज सुन के एंड फटाफट से उसके घर पर पहुंच जाते हैं। ईथन के घर के बेडरूम के अंदर पुलिस वाले जैसे ही एंटर करते हैं तो एशलिन की डेड बॉडी वहां पर रखी हुई थी। उसका सर जो है नीचे फ्लोर की तरफ थोड़ा सा लीन डाउन हो रखा था एंड बाकी पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा स्टैब्स के मार्क्स थे। पैरामेडिक टीम ने एशलिन को बचाने की कोशिश तो करी लेकिन वो इस चीज में एकदम नाकाम रह जाते हैं एंड जब तक वो लोग पहुंचे थे यहाँ पर तब तक तो वैसे भी एशली ऑलरेडी इस धरती को छोड़कर हम लोगों को छोड़कर जा चुकी थी। पुलिस वाले अभी तक कंफ्यूज थे कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ईथन की बॉडी के ऊपर झपट्टे वगैरह के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि एशली ईथन से बचने की कोशिश कर रही थी, इस वजह से उसके ऊपर ऐसे थोड़े स्ट्रैंगल के निशान आ गए हैं। पुलिस उस घर में आने के बाद में ये सारी चीजें नोटिस करने के बाद में समझ गई थी कि ये मर्डर और किसी ने नहीं बल्कि ईथन ने ही किया होगा। ही वाज द वन एंड ओनली सस्पेक्ट जो कि अभी उनके सामने मौजूद था। लेकिन ईथन यहाँ पर एक बार के लिए एकदम पलटी मार देता है। वो कहता है कि उसे बिल्कुल नहीं पता ऐसा किस लिए हुआ एंड वो ये बोल रहा था कि जिसने भी ये हाल किया है मेरी होने वाली बीवी का, प्लीज उसे खत्म कर देना। द थिंग इज कि ईथन ने जो चीज फोन पर बोली थी ना कि मुझे आते ही खत्म कर देना, वो लाइक पहले ही बता चुकी थी पुलिस वालों को कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई गड़बड़ कर चुका है ये इंसान। एंड एक सेकंड के लिए भी ईथन ने कोई कहानी बनाने की कोशिश नहीं करी। वो सीधा जंप इन कर देता है उस स्टोरी के ऊपर कि उसने ऐसा क्यों किया, मतलब उसने एशलिन का मर्डर क्यों किया। वो अपनी स्टोरी एक्सप्रेस करते हुए बताता है कि लोकल बार्स के अंदर अपनी फर्स्ट नाइट से घर जब वो वापस आए तो वो सेम बेड के ऊपर ही सो रहे थे। दे वर शेयरिंग सम वेरी गुड मोमेंट्स टुगेदर। जब वो सो चुके थे एकदम थकार के तो ईथन की एक बार थकावट उतरती है एंड उसकी एक बार नींद खुल जाती है। वो एशलिन को अपनी बाहों में सोता हुआ देखता है एंड जब वो देखता है तो कहता है कि मेरा अचानक से उसको ऐसे देखते हुए उसका गला दबाने का मन करने लगता है एंड जब मेरा मन करने लगा तो मैं दबाने भी लगा एंड इसी वजह से वो थोड़ा फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैं ऑलरेडी उसको अधमरा कर चुका था। एंड इस टाइम पर एशलिन जब मैं उसका काफी ज्यादा गला दबा चुका हूँ वो जमीन पर गिर चुकी है एंड अनकॉन्शियस पड़ी है नीचे। उसको इसी हाल में छोड़कर मैं अपने किचन में गया एंड वहां से एक बड़ा सारा चाकू उठाया और करीब 22-23 बार स्टैब करा जब तक वो पूरी तरह मर नहीं गई। 10 मिनट तक मैंने एशलिन की बॉडी से खून बहता हुआ देखा एंड समहाउ आई वाज एंजॉयिंग एवरीथिंग। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी बट ये सब चीजें जो भी हुई ये सब चीजें करने के बाद देन आई रियलाइज्ड कि मेरे से गलती हो गई है एंड इसी वजह से मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है 911 पर कॉल करके। ईथन के आसपास के लोग ऑब्वियसली इस सारी खबर के बारे में जान चुके थे। ऐसी खबरें तो आग की तरह फैलती हैं, आपको पता ही है। एंड जब लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता चला तो ऑब्वियसली डर का माहौल तो इन लोगों के बीच में बनना ही था एंड इस डर के माहौल को कम करने के लिए पुलिस वाले फटाफट से अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं और ज्यादा एक्सटेंस कर देते हैं। ईथन के कन्फेशन के बावजूद भी पुलिस वालों को एक चीज ये समझ नहीं आ रही थी कि जब इतना सब कुछ बढ़िया जा रहा था, सब कुछ अच्छा था, मेमोरेबल था इन दोनों के बीच में, तो ऐसी क्या नौबत आई कि ईथन आया, उसका मन करा एंड ही जस्ट मर्डर्ड उसकी होने वाली वाइफ या उसके होने वाले प्यार को। इसके कन्फेशन के अकॉर्डिंग तो इन दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ था, इन दोनों के बीच में कोई फाइट नहीं हुई थी, इन दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। तो फिर ऐसा क्यों हुआ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था जो पुलिस वालों को रिजॉल्व करना डेफिनेटली बनता था। पुलिस वाले जब ये सब चीजें उससे पूछ रहे थे तो वो ये बोल रहा था बारी बार कि एशलिन को यहाँ पर लाने का मेन जो उसका मकसद था वो यही था कि उसके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है उसके पास्ट लाइफ की वो उसके ऊपर निकालना चाहता था उसका मर्डर करके। लेकिन वो इस चीज को फोर्स नहीं करना चाहता था। उसने बताया कि अगर एशलिन उसके घर पर आज आने के लिए नहीं मानती तो वो आगे के लिए ये चीज प्लान करता। लेकिन जब एशलिन मान गई एक ही बारी में तो उसका मास्टर प्लान
सक्सेसफुल रह जाता है। एंड जब पुलिस वाले उसको अरेस्ट करने के लिए आए भी थे, जब वो क्राइम सीन पर खड़े भी थे, तब भी वो एकदम खाली बैठा हुआ था, उसके हाथ एकदम खाली थे एंड उसके चेहरे पर कोई सोरो वगैरह नहीं फील हो रहा था। बट जब ईथन का ट्रायल शुरू हुआ तब ईथन अचानक से सभी लोगों को बहुत ज्यादा शॉक में डाल देता है। एंड यहाँ से आपको ये वीडियो थोड़ी ध्यान से जरूर देखनी चाहिए। ईथन अचानक अपनी स्टोरी से ही मुकर गया, जो सब चीजें उसने बोली थी पुलिस वालों के सामने एंड जज के सामने एकदम ही पलटी मार गया एंड उसने बोला कि मैं यहाँ पर गिल्टी नहीं हूँ एंड मुझे ये सब ऐसे क्रिमिनल जैसे दिखाया जा रहा है। एंड जैसे ही लोगों के बीच में वापस ये खबर फैली तो काफी सारे लोग तो बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे कि ये क्या हुआ अचानक से। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी थे, ईथन के जानकार स्पेशली, जो ये चीज सुनकर बिल्कुल भी शॉक नहीं हुए। एंड वो ऐसा इसलिए था बिकॉज ईथन एक कंक्रीट कंपनी के अंदर काम किया करता था। उसके कलीग्स, कोवर्कर्स, मैनेजर, बॉसेस वगैरह से जब पूछा गया तो ये पता चला उसके बारे में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो भी आपको दूंगा। उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वो क्लाइंट से बहुत अच्छे से घुल मिल जाया करता था। लेकिन उसके कोवर्कर्स को वो बिल्कुल मेंटली स्टेबल नहीं लगता था बिकॉज वो अचानक से ही अपनी पर्सनैलिटी, अपना बिहेवियर एकदम से ही बदल दिया करता था उनके खिलाफ। एंड वो ये भी बताते हैं कि अपने वाइफ से सेपरेशन के बाद में, डिवोर्स के बाद में अपने, उसके अंदर ये वाले चेंजेस और भी ज्यादा प्रोमिनेंट दिखने लग गए थे। एंड वो बहुत ज्यादा विड्रॉन बिहेवियर यानी कि इंट्रोवर्ट टाइप का बिहेवियर शो भी करने लगा उसके डिवोर्स के बाद में। वो अकेला सा रहता था, अपने गाने ही लगाकर सुनता रहता था, किसी से बात नहीं करता था, खाली जगह पर खाना खाना शुरू कर दिया था उसने। लेकिन फिर वो जो कंक्रीट कंपनी थी वहां से तो कुछ महीनों पहले ही इसको निकाल दिया गया था बिकॉज एक फीमेल कोवर्कर थी हमारे यहाँ पर जो काम करती थी, उससे इसकी कोई बहस वगैरह हो गई थी। लेकिन वो आर्गुमेंट बहुत ही ज्यादा वल्गर तरीके से इसने शुरू करी थी एंड आगे उसके बीच में क्या हुआ, कैसे सेटलमेंट हुई, वो बात कभी खत्म हुई यानी इन दोनों के बीच में, उसके बारे में तो इन कोवर्कर्स को कुछ नहीं पता था। बट उन्होंने कहा कि हाँ, इस वाली घटना के बाद में कंपनी ने इसे फायर जरूर कर दिया था। लेकिन इनमें से उसके कुछ कोवर्कर्स का ये कहना था कि कभी कभार उन्होंने हंसेकर को उसके मुंह से फीमेल कोवर्कर्स को अपने, उनको किडनैप वगैरह करने या फिर उनको टॉर्मेंट करने वाली बातें या विस्पर्स सुनी है उसके मुंह से। उनका वहम हो सकता है ये, लेकिन उन्होंने सुनी है। एंड ये वाली इंसिडेंट जब उनके कानों में गई एश्टन ब्लैक वाली, तो वो समझ गए थे कि शायद जो वो चीज डाउट कर रहे थे वो एकदम सच थी एंड उनको पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था इस मेंटली अनस्टेबल पर्सन के ऊपर। ये तो दूसरों को किडनैप एंड नुकसान पहुंचाने वाली चीज हो गई, खासकर वुमेन्स की। लेकिन उसके खुद के अंदर भी बहुत ज्यादा सुसाइडल एंड होमोसाइडल थॉट्स आना शुरू हो गए थे, उसकी बातों से फील हो जाती थी ये चीजें। ये तो चलो कोवर्कर्स की बात होगी, लेकिन इस कंक्रीट कंपनी के जो बॉस हैं, जो उन सारे कोवर्कर्स को देख रहे हैं, उनका भी यही कहना था कि हंसेकर एक टाइम में करीब साल पहले बहुत ज्यादा हंसमुख टाइप का इंसान था, सबको हंसाता रहता था, बहुत जल्दी आपस में एक दूसरों के साथ में घुल जाया करता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कुछ महीनों पहले जिसके बाद से इसने एकदम ही अपना बिहेवियर चेंज कर लिया एंड ये धीरे धीरे एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट आदमी से सीधा एक ऐसा आदमी बन गया जिसके साथ में कोई रहना पसंद नहीं करता था, कोई बातचीत करना भी पसंद नहीं करता था। जबकि कुछ ही टाइम पहले इसका बिल्कुल अपोजिट आदमी था ये। एंड उसके बॉस ने ये भी बोला कि इसके अरेस्ट से एंड इसके ऐसी हरकत से मुझे कुछ बहुत ज्यादा शॉकिंग फील नहीं हुआ बिकॉज ऐसा इवेंचुअली होने ही वाला था। ये गट फीलिंग हम लोगों को काफी टाइम से आ ही रही थी। ये जब सारा इंसिडेंट चल रहा था, इंटरव्यूज चल रहे थे, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इन सब के बीच में ऑटम नाम की एक लेडी भी आती है जो हंसेकर के खिलाफ अपनी भी एक स्टोरी प्रेजेंट करती है। उसने बताया कि मर्डर से करीब एक वीक पहले ईथन ने उसे मैसेज किया था सोशल मीडिया के ऊपर ही। वो ईथन के साथ ही पहले काम किया करती थी एंड 11 साल से वो करीब एक दूसरे को जानते होते थे। वो दोनों आपस में काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे एंड कभी कभार वो आपस में एक दूसरे के साथ में लंच वगैरह भी जाया करते थे। बट उसको कोई भी एज सच रोमांटिक अट्रैक्शन नहीं था उससे। दे वर जस्ट फ्रेंड्स अकॉर्डिंग इनटू आईज ऑफ ऑटम। ये जो चीज थी कि उसको रोमांटिकली ईथन बिल्कुल पसंद नहीं था, वो ईथन को ये चीज शो करती रहती थी। बट फिर 2019 की बात वो बताती है कि जब ईथन ने सडनली उससे पूछा बाहर जाने के लिए, लेकिन उससे उसकी इस वाली वाइब का कुछ ज्यादा अच्छा फीलिंग आई नहीं अंदर से। इस वजह से वो कुछ ना कुछ बहाने देकर मना कर देती है इस बार। एंड उसने बार बार पूछा मेरे मना करने के बावजूद भी। लेकिन एक इंसान को आप कितना ही मना कर लोगे, एक टाइम के बाद आप जब नहीं जाना चाहते तो इग्नोर ही करोगे ना, अगर वो आपके पीछे पड़ा हुआ है। आई डिड एग्जैक्टली द सेम। लेकिन फिर वो मुझे न जाने कितने टाइप के तरीकों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहता था एंड मेरे लिए अब ये चीजें स्केरी से क्रीपी होती जा रही थी।
Autumn Daly actually worked with the alleged killer back in 2009. Now, they were friendly. They never dated. But she says it wasn't until last year that he started bombarding her with text messages trying to meet up. She was trying to be nice and let him know that she wasn't interested. The most recent text was actually last week. She says she never felt that she was in danger or that he was aggressive, but that he was very persistent. I did get a weird vibe, and I think that's kind of what stopped me from ever hanging out with him. From Instagram to Snapchat, Overbearing, just can't take no for an answer. Autumn Daly says his text messages were all the same. And this last month, it's been like every other day, him asking me to make plans or do something. She often didn't respond, and when she did, she politely declined the invitations, even one asking for her to come to his house. He had mentioned that he just feels like he has no one to talk to and he doesn't have any friends, and that's kind of why he was reaching out to me so often. And when she heard the news of what had happened over the weekend, she was shocked. I've known him for 11 years, and that could have been me. She says she's glad she followed her gut, but is heartbroken for the family who lost their daughter to this senseless crime. I feel lucky and blessed, like someone was out looking out for me, but I also feel for her family and for her, because I just can't even imagine what she went through during those moments and what her family's going through. लेस सोलिस जो कि यूटा डोमेस्टिक वायलेशन कोलेशन की हेड थी, वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैसेज देती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात छेड़ती हैं जो आप लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा। वो कुछ ऐसा बोलती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था सबसे पहले तो, एंड वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हुए बोलती हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारे लोग एशलिन को भी ब्लेम कर रहे थे कि उसकी कोई ना कोई गलती रह गई होगी या फिर उसने ऐसा कुछ कर दिया होगा जिसकी वजह से ईथन को ये सब चीज़ें करनी पड़ी या व्हाटएवर ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन द थिंग इज उन्होंने ये चीज बोली कि नो मैटर व्हाट मे हैव हैपेंड बिटवीन देम, ठीक है। वैसे तो इस चीज के बीच में कोई एंगल है भी नहीं कि एशलिन कहीं पर गलत थी। शी वॉज जस्ट इंजॉइंग हर टाइम वेरी वेरी पीसफुली विद हिम, एंड वो तो अपने अंदर अच्छे इंटेंशंस लेकर ही उसके साथ में गई थी। लेकिन अब सामने वाले के इंटेंशंस कभी नहीं जान पाओगे। इस वजह से जो विक्टिम है उसकी इस चीज में कैसे कोई गलती है कि सामने वाला उसके बारे में, उसको मारने के बारे में, उसके साथ में कुछ गलत करने के बारे में सोच रहा है। एंड अगर आप लोगों की कुछ लड़ाई वगैरह किसी के साथ हुई भी है तब भी आपको ये कोई राइट नहीं देता है कि आप सीधा उसके साथ में ऐसा करोगे, उसकी जिंदगी उससे छीन लोगे। इस वाले इंसिडेंट के करीब 1 साल बाद जून 2021 में भी कुछ हुआ। उसकी एक बार आप ये क्लिप ध्यान से देखिएगा। Developments in the case of a young woman brutally murdered on a first date. The alleged killer has pleaded guilty. फाइनली कोर्ट ने ईथन को काफी ट्रायल्स के बाद में गिल्टी ठहरा दिया था, एंड एशलिन की फैमिली को ये चीज जानने के बाद में काफी ज्यादा सुकून भी मिला। प्रोसिक्यूशन के बाद काफी सारे सालों बाद ईथन ने जो बयान दिया था कि वो गिल्टी नहीं है, उसने उसको भी खुद से ही खारिज भी कर लिया, एंड उसने फिर फाइनली खुद जाके एक्सेप्ट भी कर लिया था इस टाइम पर कि उसने ही ये चीज करी है एंड वो मेंटली स्टेबल नहीं है, उसे हेल्प की जरूरत है। ईथन के जेल जाने से पहले उसको वो एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहते थे उसकी कंडीशन के बारे में और अच्छे जानने के लिए, एंड कोर्ट ये चीज उसको ग्रांट कर देती है। एंड जब वो उस साइकोलॉजिस्ट के पास में गए, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास में गए, तो पता चलता है कि ईथन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से बफर करता होता था, एंड इसी के रिजल्ट में वो ऐसी साइकोटिक हरकतें भी कर दिया करता था। उसे अपनी इसी कंडीशन की वजह से बहुत ज्यादा एंजाइटी होती थी, एंड वो इन सब चीजों को हाइड करने के लिए काफी ज्यादा नशे भी करता था। It's a very emotional case for the family. Joshua Egan is the attorney for Ashlin's family, and today that family is feeling some relief. This morning, Hunsaker pleaded guilty to first-degree murder. There is a strong sense of relief that the case is finally progressing. Again, it's been in limbo for over a year now, without really clear direction where it was going to go. Hunsaker also pleaded mentally ill. Prosecutors say that doesn't change the fact that he still could spend the rest of his life behind bars. Doesn't exonerate them or excuse the conduct at all. It holds defendants accountable by giving them an appropriate sentence. But if there's specialized treatment that is needed because of their mental illness, then it addresses that as well. We determined that a plea offer would not be appropriate and that the defendant should plead guilty to murder or that we should take the case to trial.
जज ने लेकिन ये बोला कि एशलिन के मर्डर में ईथन का मेंटल हेल्थ कोई रोल प्ले नहीं करता है। हालांकि जब ये सब चीजें चल रही थी तो उसकी दिमागी हालत इस टाइम तक बहुत ही ज्यादा वर्स्ट कंडीशन तक पहुंच चुकी थी एंड जज के पास में उसको सेंटेंसिंग देने के भी ऑप्शंस काफी ज्यादा लिमिटेड हो रहे थे बिकॉज ऐसे लोगों की अलग जगह होती है। जज बेसिकली ये सोच रहे थे कि उसको पहले तो सीधा जेल में ही भेज देते हैं, वहां पर जाकर ये अपने आप ठीक हो जाएगा। सेकंड ये सोच रहे थे कि उसको जेल भेजने से पहले 18 महीने के लिए पागल खाने में भेजकर उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं एंड थर्ड वो ये सोच रहे थे वो यूटा के स्टेट हॉस्पिटल में उसे भेज देंगे एंड यहाँ पर वो कोई टाइम लिमिट नहीं लगा रहे थे 18-20 महीने की। वो ये सोच रहे थे कि जब तक ये बेचारा पूरी तरह रिकवर नहीं हो जाता तब तक ये वहीं रह सकता है। लेकिन जो जज हैं वो फाइनली सेकंड ऑप्शन के साथ में अपना जो ये ट्रायल है खत्म कर देते हैं एंड 18 महीने जब तक इसकी ट्रीटमेंट चल रही थी वो जब सक्सेसफुली खत्म हो जाती है उसके बाद में 15 साल के लिए ईथन हंसेकर को जेल के अंदर भेज दिया जाता है फॉर वेरी हॉरिबल थिंग ही डिड। जज काफी ज्यादा सोच रहे थे ईथन के मेंटल हेल्थ के बारे में एंड डायरेक्टली उन्होंने जेल इसलिए नहीं भेजा था बिकॉज वो जानते थे कि वहां पर बहुत सारे बेकार टाइप के प्रिजनर्स उसको मिलेंगे, बहुत सारे परेशान करने वाले पुलिस ऑफिसर्स भी मिल सकते हैं जो कि ईथन की मेंटल हेल्थ को एकदम ही डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर इसे वो वाली ट्रीटमेंट मिली जो बाकी लोगों को, आम लोगों को वहां पर जाते ही मिलती होती है। तो एंड यू गाइज नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर एंड ईथन भी वहां पर हुए डैमेजेस का बहुत बड़ा कारण बन सकता था अगर वो सीधा उसे जेल भेज देते विदाउट एनी ट्रीटमेंट। लेकिन अब मैं यहाँ पर आप लोगों का कोई ओपिनियन जानना चाहूंगा। एशलिन की फैमिली बेसिकली ईथन को जो इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही थी कोर्ट के जज के थ्रू उससे बिल्कुल खुश नहीं थे। उनका बस एक ही कहना था कि ये हमारी बेटी का मर्डर है एंड हमारी बेटी ने इसके साथ में कभी कुछ बुरा नहीं करा है एंड इसको इतने ज्यादा प्रिविलेजेस क्यों दिए जा रहे हैं। इसके इस इंसिडेंट ने, इसके जस्ट एक फ्रस्ट्रेशन वाली चीज ने हमारी पूरी लाइफ हमसे छीन ली, हमारा सब खत्म कर दिया। एक बहुत ही ज्यादा क्रूसम एक्ट था एंड इसकी सजा इसे डायरेक्टली मिलनी चाहिए। इसे इतनी ज्यादा छूट क्यों मिल रही है। वो जज को बताने लगे कि हमारी लड़की हमेशा दूसरों का स्टैंड लेने के लिए खड़ी रहती थी, दूसरों के लिए लड़ने के लिए हमेशा खड़ी रहती थी। वो हमारे बीच में रहती होती एक परी थी जिसको इस हैवान ने हमसे छीन लिया, पूरी दुनिया से छीन लिया। हमारी बेटी वापस तो कभी नहीं आ सकती लेकिन एटलीस्ट उसकी आत्मा की शांति के लिए इसको अच्छे से ट्रीट की जगह इसको जो चीज डिजर्विंग है वो तो दीजिए। वो रोते ये भी बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाए लेकिन मुझे पता है कि ये चीज इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे हैवानों को इतनी ज्यादा छूट देंगे तो फिर इस देश में ऐसी चीजें और भी ज्यादा बढ़ती रहेंगी। लेकिन अब यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ कि वेदर वी शुड सपोर्ट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट एंड वेदर वी शुड गो एंड सपोर्ट द थिंकिंग ऑफ द फैमिली। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आप लोगों को क्या लगता है। एंड बाद में जो कोर्ट ने जो सजा वगैरह सुनाई थी, जो रोड मैप ईथन के लिए प्लान आउट करा था उसके अकॉर्डिंग ही चीजें चल रही थी एंड आज भी ईथन जेल के अंदर ही कैद है। बट वॉट डू यू गाइज थिंक ऑफ ऑल दिस स्टोरी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यू नो व्हाट टू डू, माउंट साइडर को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।